दोस्तों, मैं अभिषेक ढोक आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पूरा का पूरा वेक्टर एक वीडियो में ख़त्म किया था। दोस्तों, बाय चांस अगर आपने वेक्टर वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वो वीडियो पहले देख लेना और बाद में ये वीडियो देखना। तो दोस्तों, जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पूरा का पूरा वेक्टर ख़त्म किया था, दोस्तों वैसे ही आज के इस वीडियो में हम लोग सेट खत्म करने वाले हैं। तो बिना गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जब भी हमें सेट को यूज़ करना होता है तो दोस्तों हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है। जिस तरह वेक्टर को यूज़ करते समय हमें हैश इंक्लूड वेक्टर को इंक्लूड करना पड़ता था, उसी तरह हमें सेट यूज़ करना है तो हैश इंक्लूड सेट को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है। अब दोस्तों, अगर आप लोग ये bit/standard_c++.h ये वाली अगर हेडर फाइल यूज़ करते हैं तो आपको ये एक्स्ट्रा हेडर फाइल लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग आईओस्ट्रीम यूज़ करते हैं तब आपको ये सेट यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप लोग सेट को यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आखिर सेट होता क्या है। तो सेट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इट इज़ एसोसिएटिव कंटेनर विच कंटेन्स, ठीक है, यहाँ पे कंटेंट्स है, थोड़ी भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, अ सॉर्टेड सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप की। ठीक है, मुझे पता है कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी समझ में नहीं आया था, तो चलिए अपनी भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, सेट बेसिकली होता क्या है, अगर आपने 9th 10th 11th 12th जहाँ पे भी सेट आपको पढ़ाया गया है वहाँ पे आपने देखा होगा कि आप लोग सेट में किसी यूनिक एलिमेंट डाल सकते हैं। मगर यूनिक एलिमेंट से मेरा मतलब क्या है, तो अगर आपने देखो इंटीजर डाल रहे हैं तो आप लोग अगर 2 बार आपने 5 इंसर्ट किया तो सेट में वो एक ही बार जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि दोस्तों सेट में यूनिक एंट्रीज स्टोर होती है। अगर आपने 1 2 3 4 और 4 वापस दोबारा डालने की कोशिश की तो 4 वापस इंसर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सेट में यूनिक एंट्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पे वही बताया है। ठीक है, दूसरा देखो पॉइंट, टिपिकली इम्प्लीमेंटेड एज बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री से ये सेट जो है हमारा इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, इसलिए वो सॉर्टेड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहता है, उसके लिए बाइनरी सर्च ट्री का यूज होता है। ठीक है, इंटरनली यूज होता है, हमें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, सिंस देखो यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री यूज हो रहा है, इसलिए देखो लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इंसर्शन, रिमूवल और सर्चिंग की। ठीक है, ये कुछ थोड़ा से इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट थे जो मुझे लगे कि थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बताओ। ठीक है, ये लॉगरिथमिक क्यों है? क्योंकि जो हम लोग बीएसटी यूज़ कर रहे हैं, बीएसटी यानी बाइनरी सर्च ट्री, तो दोस्तों उसकी जो हाइट है उतना टाइम हमें लगता है, इसलिए वो लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसे बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि हमारे सेट को इनिशियलाइजेशन उसका कैसे होता है। ठीक है, जब प्रैक्टिकल होता है तब थोड़ा सा मज़ा आता है। ठीक है, थ्योरी बोरिंग सी लगती है, तो प्रैक्टिकल देखते हैं ज़रा। तो इनिशियलाइजेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले देखो, सेट को हमें यूज़ करना है तो जिस भी डेटा टाइप का सेट हमें बनाना है वो यहाँ पे लिखना होता है। देखो, सबसे पहले लिखना होता है सेट, इंटीजर का सेट मुझे बनाना है इसलिए मैंने लिखा इंट और यहाँ पे एस लिख दिया। ठीक है, अगर मुझे कैरेक्टर का सेट बनाना होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे कमेंट करके लिखता हूँ सेट कैरेक्टर और यहाँ पे सेट का नाम दे देते। ठीक है, सिंपल है, इतना सिंपल है सेट को यूज़ करना। अब मैंने देखो सेट को यहाँ पे डिक्लेयर तो कर दिया, अब मुझे इसमें एलिमेंट भी डालने हैं। तो दोस्तों डॉट इंसर्ट फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि हमें सेट में जो है एलिमेंट इंसर्ट करने हैं। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जो है सेट का नाम लिखना होता है। इस केस में मेरे सेट का नाम मैंने एस रखा है, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे एस लिखा है। एस डॉट जैसे ही लिखोगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, मैं दिखा भी देता हूँ। देखो एस डॉट लिखा मैंने, देखो कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। उसमें से हमारे काम का अभी इंसर्ट है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। तो देखो मैंने सेट में जो है 3 एलिमेंट डाले हैं। देखो तीनों एलिमेंट यूनिक है। अगर मैं वापस से 30 डालने की कोशिश करूँगा तो देखो एक ही बार वो प्रिंट होगा। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे कि हमारे सेट में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? तो दोस्तों उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरा वेक्टर वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये बिगिन एंड, ये जो है डॉट बिगिन डॉट एंड, ये कुछ फैमिलियर लग रहा होगा क्योंकि दोस्तों उसमें मैंने एक्चुअली मैं आपको बताया था कि वो होते क्या है। ठीक है, इस वीडियो में मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। लेकिन
अभी हम लोग इनिशियलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो मुझे देखो एलिमेंट प्रिंट करने हैं तो मैं इसे इस तरह से प्रिंट कर सकता हूँ। अभी मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखो 10, 20, 30 मैंने 2 बार डाला है, लेकिन सिंस हमारा देखो सेट है जो कि यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है, तो देखो उसने एक ही बार 30 को प्रिंट किया है। तो ये हमारा आउटपुट है। अब दोस्तों ये हो गया एक टाइप सेट को इनिशियलाइज करने का। अब दूसरा टाइप देखते हैं। जिस तरह हम लोग एरे को इनिशियलाइज करते थे, किस तरह से करते थे एरे को या फिर वेक्टर को, किस तरह से? तो देखो यहाँ पे इंट ARR लिखते थे और यहाँ पे हम लोग एरे में एलिमेंट डाल सकते थे 10, 20, 30 और 40 कुछ इस तरह से। तो दोस्तों सिमिलर टाइप से हम लोग यहाँ पे सेट को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखो मैंने सिंटैक्स वही लिखा है, सेट लिखा है, इंटीजर का सेट है इसलिए इंट लिखा है, यहाँ पे सेट का नाम लिखा है और यहाँ पे 4 इंटीजर डाली है। अब देखते हैं कि हमारे सेट में जो है एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है कि नहीं, वो रो प्रिंट भी हो रहे हैं या फिर नहीं। तो इसे मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो देखो हमने 4 एलिमेंट इंसर्ट करे थे और देखो चारों के चारों प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, फिर से वही बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी आप लोग सिर्फ वीडियो अच्छे से देखना, क्योंकि ये जो कोड है ना ये डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना, एकदम फ्री मिल जाएगा, तो उसकी भी चिंता मत कर देना। तो आपको क्या करना है, अच्छे से वीडियो देखना है और खुद से इम्प्लीमेंट करना है। खुद से आप इम्प्लीमेंट करोगे ना तो ये जो कोड है उसे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वी कैन इनिशियलाइज सेट बाय अनदर सेट और बाय यूजिंग वेक्टर। ठीक है, हम लोग वेक्टर को यूज करके भी सेट को इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर अनदर सेट को यूज करके भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उनमें से एक मेथड आपको करके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं मेरा एक वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर इंट v नाम है और उसमें मेरे 10, 20 और 30 ये एलिमेंट्स है। ठीक है, अब मुझे इसे इनिशियलाइज करना है तो सबसे पहले मुझे एक सेट बनाना पड़ेगा। मैं बनाता हूँ सेट। सिंस मेरे वेक्टर के एलिमेंट भी इंटीजर है तो यहाँ पे भी मुझे इंटीजर बनाना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा v.begin, v.end और ये सेट जो है इनिशियलाइज हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि मेरा सेट इनिशियलाइज हुआ भी है नहीं है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये फॉर लूप की मदद से मैं प्रिंट करके देखूंगा कि मेरा सेट जो है इनिशियलाइज हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पे S1 क्यों लिखा मैंने? ठीक है, यहाँ पे मुझे S करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे S करना पड़ेगा क्योंकि हमारे सेट का नाम इस केस में S है इसलिए। तो अभी रन करके देखते हैं। तो देखो 10, 20, 30 था, यहाँ पे मैं अगर 2-3 एलिमेंट ऐड भी करूँ 80 वापस से मैंने 2 80 ऐड किए। ठीक है, यहाँ पे 2 80 ऐड किए। अभी सेट है इसलिए देखो हमारा एक ही 80 यहाँ पे प्रिंट होगा। देखो एक ही 80 प्रिंट हो गया है। तो मेरे ख्याल से आपको जो है इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं थोड़े से इटरेटर फंक्शन की। ठीक है, सेट में जो इटरेटर फंक्शन होते हैं जैसे हमने वेक्टर में देखे थे वैसे सेट में भी होते हैं। तो देखो ये दोनों तो हमने पहले यूज़ कर लिए, .begin .end वाले। ठीक है, बिगिन क्या करता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, चलिए यहाँ पे ही एक सेट बना लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेट मान लेते हैं इस बार कैरेक्टर, बहुत इंटीजर हो गया, अब कैरेक्टर वाला सेट बनाते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, सिंस यहाँ पे एलिमेंट्स डालने हैं तो एलिमेंट्स डाल देता हूँ। सबसे पहले नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, C1 लिखता हूँ। ठीक है, कैरेक्टर का सेट है इसलिए C1 रखता हूँ और यहाँ पे मैं जो है A, B। ठीक है, अभी एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे Z लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे A लिखूँ, यहाँ पे अगर Y लिखूँ और यहाँ पे फिर से D लिखूँ, ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये सिंस सेट है तो सेट जो है हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करता है एलिमेंट। ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करता है। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ ना तो देखो सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट होगा, पहले A आएगा, फिर D आएगा, फिर Y आएगा और फिर Z आएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं इसे प्रिंट करके। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर लूप लगा देता हूँ, ऑटो IT इज इक्वल टू C1.begin, यहाँ पे लिखूँगा IT नॉट इक्वल टू C1.end। ठीक है, जो नीचे वाला फॉर लूप लगाया है वो किस लिए, वो भी अभी समझा देता हूँ।
ठीक है। 1 मिनट में ये होने के बाद वो भी समझा दूंगा, तो उसकी भी चिंता बिल्कुल मत करना। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यही कॉपी करके ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ हम लोग कॉपी पेस्ट से ही ज़्यादा वर्क चलाएंगे, ठीक है। अब मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ और देखो इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ। सिंस मैंने आपको क्या बोला, देखो ये सेट है तो जो भी स्टोर होगा ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होगा। अब रन करके देखते हैं, तो देखो सबसे पहले आएगा AD, उसके बाद आएगा YZ। अब आपको शायद अंदाज़ा लग गया होगा कि R बिगिन और R एंड से क्या होता होगा। तो दोस्तों R बिगिन कहाँ पे पॉइंट करता है मालूम है क्या, जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है उससे पॉइंट करता है। यानी देखो सॉर्टेड ऑर्डर में जब हमारा ये जो सेट है वो अगर स्टोर हो गया तो वैल्यूज क्या आएगी, A आएगा, फिर D आएगा, फिर Y आएगा, फिर Z आएगा। तो दोस्तों हमारा जो ये जो मैंने लिखा है ना R बिगिन, वो पॉइंट करता है Z को, यानी पीछे से जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उससे पॉइंट करता है, यानी Z को पॉइंट करता है। और हमारा जो R एंड है वो A को पॉइंट करता है। तो दोस्तों हम लोग जो है बेसिकली पीछे से प्रिंट करते हैं, यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे हम लोग देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एरे को प्रिंट करते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वैसे ही देखो यहाँ पे जो है डॉट बिगिन से जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है और R बिगिन से जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी पीछे से प्रिंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे Z आएगा, फिर Y आएगा, फिर D आएगा और फिर A आएगा। देखो जैसे मैंने आपको बोला था वैसे ही आउटपुट मिल रहा है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट इटरेटर फंक्शंस होते हैं सेट के, ठीक है। इसे भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब बात आती है सेट के इंपॉर्टेंट जो कैपेसिटी रिलेटेड फंक्शन होते हैं। कैपेसिटी जो होती है सेट की, उसके रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं वो अब लोग अभी देखते हैं। फिर से स्पेलिंग मिस्टेक है, माफ़ कर देना स्पेलिंग के लिए, ठीक है। बहुत फास्ट टाइप किया है। अब देखो आई थिंक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग से, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लेना, वो बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, उसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। अब देखो सेट कैरेक्टर का बनाए हैं, ये एलिमेंट मैंने यहाँ पे इंसर्ट करे हैं। अगर प्रिंट करके दिखाओ तो ये एलिमेंट एकदम सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट होंगे, ABCZ इस तरह से प्रिंट होंगे। अब देखो सेट का एक फंक्शन होता है डॉट साइज, ठीक है। सिंपल है, देखो सेट का नाम लिखना है और डॉट लगाना है, फंक्शन आ जाएगा, आपको साइज वाला जो है वो सिलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है यार हमारे सेट की साइज भी 4 होगी, तो देखो यहाँ पे 4 प्रिंट होगा। देखो ABCZ ये वाले फॉर लूप की वजह से प्रिंट हुआ, ठीक है। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और अभी अगर रन करूँगा तो देखो सिर्फ 4 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। देखो 4 प्रिंट हो गया। अब दोस्तों दूसरा फंक्शन होता है कि S.empty, ठीक है। ये बुलियन रिटर्न करता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या करता है, बुलियन रिटर्न करता है। बुलियन यानी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर हमारा सेट जो है वो अगर एम्प्टी है तो हमें क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। अगर एम्प्टी नहीं है तो 0 रिटर्न करेगा। अब देखो इस केस में हमारा सेट जो है एम्प्टी नहीं है तो 0 रिटर्न करेगा, और जैसे ही मैं इसे हटा दूंगा तो ये 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि अभी हमारा सेट जो है वो एम्प्टी है। तो देखो यहाँ पे 1 रिटर्न हुआ। आई थिंक कैपेसिटी रिलेटेड जो फंक्शन है आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही इजी है, नाम में लिखा है। देखो डॉट साइज क्या करेगा, साइज रिटर्न करेगा। डॉट एम्प्टी क्या रिटर्न करेगा, सेट एम्प्टी है या फिर नहीं है वही रिटर्न करने वाला है। सिंपल है। अब बात करते हैं सेट के मॉडिफाइंग फंक्शंस के बारे में, ठीक है। सेट को मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। मॉडिफाई से मेरा मतलब है कि हमें इंसर्शन करना पड़ेगा, हमें डिलीशन करना पड़ेगा, ठीक है। हमें सेट को पूरा क्लियर करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है देखो इंसर्ट, या फिर हम लोग इम्प्लेस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी यूज टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट इनटू सेट। अब देखो हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इम्प्लेस को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ी सी जो है इंसर्ट से अच्छी होती है, ठीक है। अननेसेसरी जो है वो कॉपी नहीं करता इम्प्लेस जो है वो, तो ठीक है। उसमें इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि हम लोग इम्प्लेस को यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। देखो मैंने S डॉट इंसर्ट किया 40 और S डॉट इम्प्लेस किया 50, ठीक है। दोनों सेम ही काम करने वाले हैं, दोनों क्या करेंगे, एलिमेंट इंसर्ट ही करने वाले हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो है वो इंसर्ट हुआ है भी या नहीं, तो हम लोग इसे प्रिंट करके देखेंगे। सिंपल है। तो देखो हम लोगों ने इसे प्रिंट करके देख लिया। तो देखो सबसे पहले सेट था 10, 20, 30, और देखो 2 40 और 50 हमने ऐड करे तो देखो वो दोनों भी यहाँ पे आ गए हैं।
तो इसका मतलब हमारा जो इंसर्शन है वो सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे दूसरा फंक्शन है इरेज वाला। अब देखो इरेज क्या करता होगा, आपको नाम से ही पता चल रहा है। इरेज क्या करेगा, तो वो एलिमेंट अगर सेट में होगा तो उसे डिलीट कर देगा, सिंपल है। अब देखो इस केस में हमारा 50 सेट में है तो 50 को इरेज कर देगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग एक सी आउट स्टेटमेंट लगा देते हैं, ठीक है, सिंपल है, सी आउट बिफोर डिलीशन, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, दूसरा कोई मोटिव नहीं है ये जो स्टेटमेंट लगाने का। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा देता हूँ आफ्टर डिलीशन, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो डिलीट होने के बाद 50 चला गया है, तो आफ्टर डिलीशन, सिंपल है। अभी इसे अगर रन करूँगा तो देखो कुछ प्रॉब्लम है क्या, बिफोर डिलीशन, ओके, सी आउट का एक हमने लगाया नहीं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी होती है गलतियाँ, कोई बात नहीं, वापस से रन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो देखो बिफोर डिलीशन हमारा सेट देखो 10 20 30 40 50 था। हमने यहाँ पे देखो क्या किया, तो यहाँ पे इरेज फंक्शन कॉल किया 50 पे, तो देखो हमारा 50 डिलीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से इरेज फंक्शन कॉल करता हूँ 10 पे, तो हमारा 10 भी यहाँ से चला जाएगा, नो डाउट। देखते हैं, तो देखो हमारा 10 भी यहाँ से चला गया है। तो दोस्तों इस तरह से वर्क करता है हमारा इरेज फंक्शन। अब बात करते हैं क्लियर फंक्शन की, ठीक है। क्लियर फंक्शन क्या करता होगा, ठीक है, क्लियर फंक्शन क्या करता है, जो सेट है उसे पूरा का पूरा उड़ा देता है। मतलब जो हमारा सेट है वो, अगर अब देखो सेट में हमारे 5 एलिमेंट है, 10 20 30 40 50। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एस डॉट क्लियर फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा जो सेट है वो पूरा का पूरा एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं सी आउट स्टेटमेंट लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, आफ्टर क्लियरिंग, ठीक है, क्लियर करने के बाद क्या होता है वो देखेंगे। तो क्लियर करने से पहले क्या है, मतलब बिफोर क्लियरिंग लिखने से, ठीक है, बिफोर क्लियरिंग, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी हटा देते हैं। बिफोर क्लियरिंग देखते हैं हमारा सेट क्या है और आफ्टर क्लियरिंग क्या है। तो देखते हैं बिफोर क्लियरिंग, देखो 10 20 30 40 50 है, और आफ्टर क्लियरिंग देखो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमारा पूरा का पूरा सेट जो है वो एम्प्टी हो गया है। किसकी वजह से, तो एस डॉट क्लियर फंक्शन की वजह से। अब दोस्तों बात करते हैं सेट के ट्रैवर्सल मेथड की, ठीक है। जो दोनों फॉर लूप मैंने लगाए हैं वो मैंने ऊपर यूज भी करे हैं और मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेट भी बना लेते हैं। अब देखो हमने क्या किया है, एक इटरेटर बनाया है ऑटो आईटी, ठीक है। इटरेटर को कैसे बनाना है ये भी मैंने पिछले वीडियो में देखा था, बताया था। तो देखते हैं कैसे बनाना है। सेट इंट, यहाँ पे देखो सेट इंट लगाना होता है, यहाँ पे 2 कॉलम्स लगाने होते हैं, इटरेटर और फिर आईटी लिखना होता है, और फिर हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यूज़ कर सकते हैं इतना बड़ा लिखने के बाद। अभी मैं इसे रन करूंगा तो देखो 10 20 30 प्रिंट हो जाएगा, नो डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों इसे लिखने की बजाय हम लोग एक ऑटो कीवर्ड भी लिख सकते हैं, जिसकी मदद से कंपाइलर को हम लोग बोलते हैं कि भाई खुद पता लगा ले हमारा जो डेटा टाइप है वो क्या है, और हमें जो है हमें बस आउटपुट ला के दे। तो इस तरह से हमारा ऑटो कीवर्ड वर्क करता है। तो देखो जैसे इटरेटर से आउटपुट आ रहा था वही आउटपुट यहाँ से आ रहा है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि डॉट बिगिन जो है सेट के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, डॉट एंड जो है 30 के बाद वाले इमेजिनरी एलिमेंट को पॉइंट करता है, ठीक है, बाद में पॉइंट करता है, 30 को पॉइंट नहीं करता। और दूसरा जो है मैंने यहाँ पे यूज करा है फॉर लूप का, ठीक है, फॉर ईच लूप बोल सकते हैं, फॉर ईच लूप का। तो देखो यहाँ पे भी मैंने ऑटो कीवर्ड का यूज किया है, ऑटो एड्रेस ऑफ एक्स इन एस, ठीक है। यहाँ पे देखो एड्रेस ऑफ एक्स लिखना होता है इन एक्स क्यू, इन एस क्यू, क्योंकि हमारे सेट का नाम एस है, और इसे अगर रन करूंगा तो हमारा सेम ही आउटपुट आने वाला है। ये भी मैंने आपको वेक्टर वाले वीडियो में बताया था। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखने हैं तो वेक्टर वाला वीडियो ज़रूर से देख लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन की, ठीक है। सेट के इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो एक डॉट फाइंड फंक्शन होता है। अगर जाहिर सी बात है, अगर सेट में एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, वो उस एलिमेंट का इटरेटर रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो डॉट एंड को पॉइंट करेगा। यानी मैंने बोला था डॉट एंड कहाँ पे पॉइंट करता है, तो सेट के एंड, ठीक है, एंड में पॉइंट करता है, यानी लास्ट एलिमेंट के बाद में पॉइंट करता है। अब देखते हैं इसे रन करके। अब देखो यहाँ पे मैंने
एक इटरेटर बनाया है ऑटो आईटी से, और उसमें मैंने एस डॉट फाइंड 20, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट पास करना होता है जो भी सर्च करना है। और देखो मैंने यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट लगाया है। अगर इटरेटर जो है हमारा एस डॉट एंड को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा एलिमेंट सेट में प्रेजेंट नहीं है। अगर नहीं पॉइंट कर रहा है तो हमारा जो इटरेटर है उसमें जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो हम लोग निकाल लेंगे। जाहिर सी बात है, इटरेटर में स्टोर वैल्यू यानी हम लोग 20 को सर्च कर रहे हैं तो 20 ही प्रिंट होने वाला है। तो इसे रन करके देखते हैं। अब देखो इस केस में हमारा जो है 20 प्रेजेंट है, इसलिए 20 प्रिंट हुआ। उसकी जगह पे मैंने अगर 80 पास किया और अभी रन किया तो देखो एलिमेंट नॉट प्रेजेंट आएगा, क्योंकि हमारा एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तब हमारा इटरेटर जो है वो एस डॉट एंड को पॉइंट कर रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है डॉट फाइंड फंक्शन हमारा वर्क करता है सेट में। अब दूसरा जो है उसका देख लेते हैं। तो काउंट फंक्शन होता है। अब देखो हम लोग अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं, ठीक है, डॉट फाइंड और डॉट काउंट को। अब देखो डॉट काउंट से मेरा मतलब क्या है, अगर देखो एलिमेंट अगर सेट में प्रेजेंट होगा तो काउंट कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि सेट में यूनिक ही एंट्रीज होती है। तो जाहिर सी बात है अगर सेट में एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो काउंट की वैल्यू आएगी 1, और अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो काउंट की वैल्यू आएगी 0। तो देखो रिटर्न्स 1 इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन सेट एंड 0 इफ एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन सेट। तो देखते हैं इसे रन करके। अब देखो 10 हमारा प्रेजेंट है तो देखो 1 आएगा, 70 हमारा प्रेजेंट नहीं है तो 0 आएगा। तो हमारा आउटपुट 1 और 0 आना चाहिए, जो कि हमें मिल रहा है। तो हमने बिल्कुल सही लिखा है। अब दोस्तों बात आती है लोअर बाउंड और अपर बाउंड की, ठीक है। ये आप लोग वेक्टर में भी यूज़ कर सकते हैं, लोअर बाउंड और अपर बाउंड फंक्शन। अब देखो हमारा जो लोअर बाउंड है वो क्या करता है, तो रिटर्न्स इटरेटर, ठीक है, ये भी इटरेटर ही रिटर्न करता है, पॉइंटिंग टू द एग्जैक्ट एलिमेंट इफ इट इज प्रेजेंट, और इफ नॉट देन रिटर्न्स इटरेटर टू ग्रेटर एलिमेंट। ओ माय गॉड, क्या पढ़ लिया मैंने। तो इसे अपनी भाषा में समझते हैं। चलो, तो लोअर बाउंड जो है वो क्या रिटर्न करता है, इटरेटर रिटर्न करता है। इतना तो समझ में आ गया। अब क्या रिटर्न करता है, देखो लोअर बाउंड है, अगर मैंने यहाँ पे 10 पास किया लोअर बाउंड में, और देखो अगर सेट में 10 प्रेजेंट हुआ तो वो 10 रिटर्न कर देगा, 10 को पॉइंट कर रहा इटरेटर रिटर्न कर देगा। और अगर मैंने 40 रिटर्न यहाँ पे 40 पास किया तो वो एस डॉट एंड रिटर्न करेगा, क्योंकि 40 हमारा प्रेजेंट ही नहीं है। और मान लो मैंने कुछ ऐसी चीज पास कर दी, 15 पास कर दिया, तो दोस्तों 15 तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में वो क्या रिटर्न करेगा, 20 रिटर्न करेगा। वो ग्रेटर एलिमेंट रिटर्न करता है, ठीक है। अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट रिटर्न करता है, नहीं तो ग्रेटर एलिमेंट रिटर्न करता है, ठीक है। दोनों करके रन करके देखते हैं। तो लोअर बाउंड वाला ये रहा कोड, इसे रन करके देखते हैं। तो देखो मैंने ऑटो आईटी से एक इटरेटर बनाया है, लोअर बाउंड फंक्शन को कॉल किया है। देखो हमें पैरामीटर्स ये पास करने होते हैं, एस डॉट बिगिन और एस डॉट एंड पास करना होता है, क्योंकि हमें उस सेट में सर्च करना है। और हम लोग यहाँ पे देखो सबसे पहले 10 डालते हैं। देखो हमारा 10 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो देखो उस केस में हमारा 10 ही आउटपुट आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी केस देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 15 पास करा तो देखो 15 तो प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेगा वो ग्रेटर एलिमेंट, 15 से ग्रेटर, यानी देखो 20 प्रिंट हुआ। और सिंपल सी बात, अगर मैं यहाँ पे 65 पास करूँ, जो कि हमारे सेट में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये सेट की बात कर रहा हूँ, कि इसे भी नीचे ले आता हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो ये सेट की मैं बात कर रहा था अभी तक। तो इसे रन करूंगा तो देखो डॉट एंड को पॉइंट करेगा, इसलिए नॉट फाउंड आउटपुट आएगा। तो मेरे ख्याल से तीनों केस यहाँ पे कवर हो गया है। जैसे लोअर बाउंड होता है, सिमिलरली हमारा अपर बाउंड फंक्शन होता है। अब अपर बाउंड क्या करता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो अपर बाउंड फंक्शन क्या करता है, तो वो भी इटरेटर रिटर्न करता है, लेकिन टू द ग्रेटर एलिमेंट देन वी प्रोवाइडेड। मतलब अगर मैंने 10 पास किया तो वो 10 रिटर्न नहीं करेगा, वो हमेशा ग्रेटर एलिमेंट यानी 20 रिटर्न करेगा। अगर मैंने 20 पास करा तो वो 30 रिटर्न करेगा। अगर मैंने 30 पास करा तो वो डायरेक्टली नॉट फाउंड यानी एस डॉट एंड को रिटर्न करेगा, ठीक है। ये भी केस हम लोग देख लेते हैं, चलिए रन करके देखते हैं। तो देखो इस केस में मैंने 20 पास किया है, तो हमारा जो है अपर बाउंड क्या रिटर्न करेगा, 30 रिटर्न करेगा, जैसे मैंने आपको बोला था। अब देखो यहाँ पे मान लो मैंने 25 पास किया, कभी भी वो जो है वो 30 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि ग्रेटर एलिमेंट हमेशा रिटर्न करता है। और अगर मैंने यहाँ पे 30 पास करा, जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट है, और उसके बाद हमारा है एस डॉट एंड, तो यहाँ पे हमें जो है नॉट फाउंड आउटपुट मिलने वाला है।
देखो नॉट फाउंड आउटपुट मिला, क्योंकि हमारा जो है अपर बाउंड फंक्शन हमेशा ग्रेटर एलिमेंट रिटर्न करता है, हमेशा। उसी जगह पे हमारा लोअर बाउंड क्या करता है, अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो एलिमेंट रिटर्न करता है, नहीं तो बड़ा वाला एलिमेंट रिटर्न करता है। ये डिफरेंस है लोअर बाउंड और अपर बाउंड फंक्शन में, ठीक है। आप लोग इसे वेक्टर में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने पूरा का पूरा सेट जो है वो सारा सेट कवर कर लिया है, जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शन मेरे हिसाब से लग रहे थे, जो भी आप लोग सीपी वगैरह में यूज कर सकते हैं, और जो भी नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हमारा सेट यूज हो रहा होता है। तो आई थिंक आप लोगों को इससे आइडिया मिल गई होगी। आपको इसे अच्छे से सीखना है तो आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, खुद से ये फंक्शंस ट्राई करने हैं, और GFG लीड कोड जहाँ पे भी आपको पसंद आते हैं वहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो यार प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। देख सकते हैं कितना सारा पहले हमें रिसर्च करना पड़ता है, लिखना होता है, बाद में इसे एक्सप्लेन करना होता है, एडिट वगैरह करना होता है, बहुत टाइम चला जाता है। तो यार अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपको ज़रूर उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, जो भी आपका डाउट होगा। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।